शेख हसीना ने भी इनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल कर दी थी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, उनके आर्मी के चीफ के खिलाफ और साथ में 61 दूसरे लोगों के खिलाफ। और उसके अंदर कहा था इन्होंने वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार किया और इसके पूरे प्रूफ दिए थे। जब से शेख हसीना वापस गई है, इंडिया के अंदर आई है, तो उनकी एक टीम बैठी है दिल्ली के अंदर जो सारी की सारी इंसिडेंट है जो हो रही है बांग्लादेश के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, उसकी डिटेल इकट्ठी कर रही है और सारी डिटेल उन्होंने भेज दी आईसीसी के अंदर। और अब आईसीसी ने अप्रूवल दे दी है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ हियरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। इनकलाब लेकर आया इतना उन्होंने इनकलाब तो बढ़ गया ना सर, उधर हर चीज का तो बेड़ा गर्क हो गया। इनकलाब हो या फायदा हुआ हो, इनकलाब से तो नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो। तो हम इनकलाब के ऐसे का क्या करें, अचार डालें जो हमारे मुल्कों के लिए बेहतरीन हो। और खास तौर पे इस्लामी ममालिक को ये बड़ा इनकलाब का जो आजकल जोश चढ़ा हुआ है और जो मुल्क इनकलाब लेके आ रहा है वो वर्ल्ड है। और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और जिस तरीके से आईसीसी के अंदर केस किया है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी 2 महीने के बाद। और ये उम्मीद लगाई जाती है कि मोहम्मद यूनुस को जेल भेजा जाएगा और एक केस की उम्मीद है कि 2 साल के अंदर केस खत्म हो जाएगा। उनके पास वॉशरूम नहीं है बट वो फिर भी अपनी आईटी सेक्टर में बहुत आगे। उनके पास सर वॉशरूम नहीं है फिर भी वो अपने मैन्युफैक्चरिंग का निजाम बहुत बड़ा है। उनका तीसरा बंदा या चौथा बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है, फिर भी वो महिंद्रा की गाड़ियां, टाटा की गाड़ियां अपने मुल्क में बना रहे हैं। उनका चौथा बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अडानी वहां बैठा हुआ है, अंबानी बैठा हुआ है, टाटा सबसे बड़ा बैठा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, शेख हसीना और उसकी टीम ने यूनुस के खिलाफ आईसीसी में केस दर्ज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज के साथ जो अत्याचार हुए हैं हसीना वाजिद के बांग्लादेश छोड़ने के बाद और जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हुए हैं उनके ऊपर सबूत भी दिए गए हैं। अब यूनुस पर आईसीसी के अंदर कोर्ट केस चलेगा और यूनुस डेफिनेटली बांग्लादेश भागकर जाने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो यूनुस है वहां पे, जो मुख्य वहां का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोल रहे, कुछ भी बोल लो, उसके खिलाफ एक जो पिटीशन दाखिल की गई थी वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि अब उसको जेल में पहुंचाया जा सकता है। क्या है मामला, प्लीज बताइए हमें, और इस कब तक ये चीजें संभव है? देखिए, शेख हसीना ने एक पिटीशन फाइल की थी। इन्होंने पहले मोहम्मद यूनुस ने एक पिटीशन फाइल की थी शेख हसीना के खिलाफ कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाए बांग्लादेश के अंदर। फिर बाद में कहा कि इनकी सुनवाई हम वहीं पे करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल में करेंगे। तो शेख हसीना ने भी इनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल कर दी थी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, उनके आर्मी के चीफ के खिलाफ और साथ में 61 दूसरे लोगों के खिलाफ। और उसके अंदर कहा था इन्होंने वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार किया और इसके पूरे प्रूफ दिए थे। जब से शेख हसीना वापस गई है, इंडिया के अंदर आई है, तो उनकी एक टीम बैठी है दिल्ली के अंदर जो सारी की सारी इंसिडेंट है जो हो रही है बांग्लादेश के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, उसकी डिटेल इकट्ठी कर रही है और सारी डिटेल उन्होंने भेज दी आईसीसी के अंदर। और अब आईसीसी ने अप्रूवल दे दी है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ हियरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले क्या था, जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए थे तो उस टाइम पे जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे यूएस के, और उनकी डीप स्टेट ने सारा काम किया था, मोहम्मद यूनुस को इंस्टॉल किया था और शेख हसीना को बाहर निकाला था। लेकिन अब जो बाइडेन और उनकी डीप स्टेट वो पावर से बाहर जा रही है, तो इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं यूएस के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे भी कहा था कि जब मैं पावर में आऊंगा, व्हाइट हाउस में एंटर करूंगा, तो आप सोचिए एक हिंदू बैठा है व्हाइट हाउस के अंदर, एक इंडियन बैठा है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप बहुत से इश्यूज के अंदर बिजी हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनकी अटेंशन आएगी बांग्लादेश की तरफ और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जिस तरीके से आईसीसी के अंदर केस किया है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी 2 महीने के बाद। और ये उम्मीद लगाई जाती है कि मोहम्मद यूनुस को जेल भेजा जाएगा और एक केस की उम्मीद है कि 2 साल के अंदर केस खत्म हो जाएगा और मोहम्मद यूनुस को जेल भेज दिया जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो ट्रंप के पावर आने के बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत सी चेंजेस होंगी। यहाँ की 2 साल तक मतलब यही बांग्लादेश को संभालता रहेगा, राज ही रहेगा। पावर से हटने के बाद तो केस चल सकता है ना इसके ऊपर। मुझे नहीं लगता कि ये 2-4 महीने से ऊपर रह पाएगा पावर में, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी वैसे ही डूब रही है। ये सोच रहा है कि इंडिया जैसे बांग्लादेश के अंदर जिस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे इंडियन साड़ी उनको जलाया जा रहा है, हिंदुओं पे अटैक तो हो ही रहे हैं। साथ में इन्होंने जो खाने पीने की चीजें थी वो पाकिस्तान से मंगानी शुरू कर दी। पाकिस्तान के पास आप तो चीजें नहीं है, आलू प्याज पाकिस्तान इंडिया वाले जो आलू प्याज मंगवाता है यूएई के थ्रू और उन्हीं को बांग्लादेश के अंदर भेजेगा। तो आप सोचिए कितना ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। चीजें बांग्लादेश के अंदर महंगी हो जाएंगी। इवन शुगर वो पाकिस्तान से मंगवा रहा है, वीट भी पाकिस्तान से मंगा रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास तो खुद वीट नहीं है, खुद उसका शुगर नहीं है, तो बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश से दूर करना चाह रहा। पहले क्या था कि जो बांग्लादेशी इंडिया के अंदर आते थे वो आते थे ट्रेन में और साथ में बस में वहां से एंटर करते थे इंडिया के बॉर्डर पे, वहां से ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाते थे, कलकत्ता पहुंच जाते थे, उनका इलाज हो जाता था और यहाँ पे रहने की जगह भी सस्ती थी। लेकिन अब अगर वही बांग्लादेशी जाएंगे सिंगापुर तो उनको कम से कम 25 से 30 हजार लगेंगे एक साइड में जाने के। फिर इनका जो ईयू का जो ऑफिस है जहां से बांग्लादेशी वीजा लेते हैं वो दिल्ली के अंदर लोकेटेड था, और अब बांग्लादेश ने कहा कि उसको यहाँ से शिफ्ट कर दो बांग्लादेश के अंदर, लेकिन ईयू ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर आपको वीजा चाहिए तो आप वियतनाम चले जाओ। अब ईयू का जो ऑफिस है बांग्लादेश के वीजा लेने के लिए वो खुलेगा वियतनाम के अंदर, और यहाँ जाने के लिए इनको बाय एयर जाना पड़ेगा, वो भी इनके लिए महंगा पड़ेगा। तो बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम है वो तो बढ़ी रही है
और पूरा जो बॉर्डर है बांग्लादेश और म्यांमार का, वहां पे अराकान आर्मी ने पूरा कंट्रोल कर लिया। और जो स्वीटे पोर्ट है म्यांमार के अंदर, जिसको इंडिया ने बनाया था, वो बनाया था इसलिए कि ताकि इंडिया अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कांटेक्ट रख सके अगर कोई प्रॉब्लम होती है, और वहां से सप्लाई लाइन चलती रहे। और दूसरी तरफ अब वो अराकान आर्मी ने जो स्वीटे पोर्ट है वो अराकान आर्मी के कंट्रोल में है, और दूसरी तरफ अराकान आर्मी इस टाइम पे बांग्लादेश की तरफ बढ़ रही है और वो कंट्रोल करना चाहती है इनका पोर्ट। 5 अगस्त के बाद कोई चीज़ भी दुरुस्त नहीं बांग्लादेश के मामलात में। पहले पाकिस्तान से हेल्प, फिर उसके बाद टर्की से हेल्प मांग रहे हैं, फाइनली उन्होंने चाइना को डॉक्टर यूनुस ने कह दिया। आप क्या समझते हैं, ये इनकलाब के बाद ये कहीं ना कहीं भिखारी बन चुके हैं, पूरी दुनिया से हेल्प मांगते जा रहे हैं? क्या चाइना इंडिया के अगेंस्ट जाकर इनकी हेल्प करेगा? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद का दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ है उसकी आप मिसाल ले लेते हैं। अभी बशारुल असद की शाम से, फिर श्रीलंका से, इस वक्त तकरीबन जो 4 बड़े मुल्क हैं उनका वो एक जो मतलब कि उसको कह लें कि बर्बरियत थी, जुल्म बर्बरियत थी, आमरियत थी, वो ख़त्म हुई। अभी डेमोक्रेसी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ये बांग्लादेश आएगा। और मेरे ख़्याल में पहले भारत के और बांग्लादेश के ताल्लुकात कुछ इस तरह से अच्छे थे कि शायद जिसकी वजह से उसके इकोनॉमिकली वो बिल्कुल ठीक था, और अभी तक उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो चल रही है उसकी वजह से बांग्लादेश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और बांग्लादेश अगर अपनी तिजारत को, अपने मुआशी इकनॉमिकली सिस्टम को अगर ठीक कर लेता है तो मे भी बांग्लादेश जो है दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अगर बांग्लादेश एक अच्छी पॉलिसी लेकर नहीं आएगा तो फिर बांग्लादेश को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और बांग्लादेश की जो इकनॉमिकली और उसको मुआशी तौर पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो उठाना पड़ सकता है। सर 80% तो इंडिया के शेयर पड़े हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। अगर अभी तक उन्होंने कुछ उठाए नहीं, कुछ उठाए हैं, अडानी अगर उठा ले तो इनका पावर सेक्टर पूरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसा इनकलाब जो आपको दूसरे दुनिया से, दूसरे ममालिक से हेल्प मांगने पे मजबूर कर जाए, ऐसे इनकलाब को आप सर क्या कहेंगे? अच्छा, मेरे ख्याल में ना अगर भारत की बात की जाए तो इंडिया ने नो डाउट कि उनके आईटी की जानिब से उन्होंने एक तरक्की की है, उन्होंने इकनॉमिकली बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन अगर आप ये कहें कि भारत ने सब कुछ ही अच्छा किया तो दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि भारत में भी आप जाएं तो उनके पास वॉशरूम नहीं है, आई समझ उनके पास हर तीसरा से चौथा बंदा जो है वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की निस्बत अगर बात की जाए, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस की, पाकिस्तान के बाकी मामलात की निस्बत, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड। सर देखिए, उनके पास वॉशरूम नहीं है बट वो फिर भी अपनी आईटी सेक्टर में बहुत आगे है। उनके पास सर वॉशरूम नहीं है, फिर भी वो अपने मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम बहुत बड़ा है। उनका तीसरा बंदा या चौथा बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है, फिर भी वो महिंद्रा की गाड़ियाँ, टाटा की गाड़ियाँ अपने मुल्क में बना रहे हैं। उनका चौथा बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अडानी वहाँ बैठा हुआ है, अंबानी बैठा हुआ है, टाटा सबसे बड़ा बैठा हुआ है, डेली उनका एक है वो बैठा हुआ है। यानी कि इतना कुछ होने के बाद भी वो दुनिया की चौथी और तीसरी इकॉनमी बना बैठा है। कहाँ से वो ज़्यादा मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं कि इतना कुछ भी है उनके मुल्क में, लेकिन वो छुप रहा है। उनकी जो अच्छाई है वो नज़र पूरी दुनिया को आ रही, और ये जो गुर्बत की लकीर की आप बात कर रहे हैं वो कहीं हमें नज़र क्यों नहीं आ रही? सर तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि यूनुस का क्या कंडीशन है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में लगातार प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों ने तो प्रोटेस्ट करने की कसम खाई है, उन्होंने काम ना करने की भी कसम खाई है कि हम सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे, काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हसीना वाजिद ने कहा था कि चलो काम पर चलो, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के सामने 2 दिन पहले की न्यूज है, एक प्रोटेस्ट हुआ है, और वो प्रोटेस्ट किस वजह से हुआ है आपको सुनकर हंसी आ जाएगी। साउंड पॉल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट किया गया है। इन नौजवानों का यही काम रह गया है कि कुछ न कुछ प्रोटेस्ट के बहाने अपने देश को बर्बाद करते रहो। साउंड पॉल्यूशन पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और सपना चौधरी के गाने डीजे पर बजाकर नाच रहे थे। ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? वहीं बांग्लादेश के जितने भी अब जमात के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें असला लहराया जा रहा है। अब वो असली है या नकली है ये बात की बात है, लेकिन असला लहराने की बात जो रेडिकलाइज बांग्लादेश को किया जा रहा है, इससे बांग्लादेश तो खत्म होगा ही। वहीं भारत का जो बॉर्डर बांग्लादेश शेयर करता है उस पर भी काफी तनातनी देखने को मिलेगी। बीएसएफ को सख्त ऑर्डर दे दिए गए हैं कि भैया अगर कोई भी बॉर्डर पर
घुसपैठ करने की कोशिश करे उसको ठोक दिया जाए। वहीं उत्तर दिशा में अराकान आर्मी ने भी इन पर चढ़ाई कर दी है। अब बांग्लादेशियों को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। आलू प्याज टमाटर के लिए दुनिया के देश में भटक रहे हैं कि हमें सस्ता आलू प्याज मिल जाए, लेकिन जब भारत से मिल रहा था आलू प्याज तब इनको दिक्कत थी। वही गारमेंट इंडस्ट्री जिसके दम पर बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी बूस्ट हो रही थी, उसी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। दोस्तों कहते हैं ना, कुल्हाड़ी पर पैर मारना, वो बात अब बांग्लादेश ने सही साबित की है। बांग्लादेश ने बढ़ती हुई इकोनॉमी, लोगों के घर में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर, लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे। आज बांग्लादेश के लोग इस कदर अब वो हो चुके हैं गरीब कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं डाल सकते क्योंकि रोजगार नहीं है। कहां स्कूल खुलने की बात, तो यहां पर तो कुछ भी ओपन नहीं हो पा रहा है। आए दिन प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो फिशिंग पर कई लोग डिपेंड रहते थे वो भी अब अराकान आर्मी ने कह दिया है कि भैया इस क्षेत्र में तो आना बंद करो। दोस्तों आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।